हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को लगा चुके हैं। ये उम्मीद करते हैं हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे मिक्चुरेशन, इसी को हम अच्छे से क्लियर करके कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। हमारा क्या टॉपिक है? मिक्चुरेशन। क्या होता है मिक्चुरेशन? यूरिन फॉर्मेशन देख चुके हैं हम, काउंटर करेंट मैकेनिज्म देख चुके हैं, यूज देख चुके हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म का। ये सारी चीज क्लियर हो चुकी है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा है, यूरिया रिसाइकल भी देख लिया कि यूरिया रिसाइकल कैसे होता है। क्लियर? तो आइए हम उसके बाद देखते हैं, क्लियर करते हैं और फिर आगे देखते हैं मिक्चुरेशन की प्रोसेस। यूरिया रिसाइकल का मतलब होता है यूरिया बार बार घूमे उसी रीजन में, उसका रिसाइकल हो। अगर ये नेफ्रॉन बनाए हम वही एंड पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। हम क्या बात जानते हैं कि फिल्ट्रेशन के टाइम पर जब फिल्ट्रेट होता है, जब फिल्ट्रेट होता है तो फिल्ट्रेशन में क्या क्या आता है? आयंस आते हैं, वाटर आता है, ग्लूकोज आता है एंड यूरिया आता है। ये सारी चीज इसमें फिल्ट्रेट हो जाती है। अब क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये कैसी होती हैं? इम्परमिएबल होती हैं टू यूरिया। मतलब यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट में एंड कलेक्टिंग डक्ट हुई, कलेक्टिंग डक्ट के पहले पीसीटी आता है, हमारा नेफ्रॉन का जो पार्ट है पीसीटी। यहाँ पर वाटर एंड आयंस तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब वाटर एंड आयंस के लिए जो रीजन है पीसीटी है परमिएबल होता है। सेम लूप ऑफ हेनले भी परमिएबल होगा वाटर के लिए एंड असेंडिंग लिंक होगी आयंस के लिए परमिएबल एंड डीसीटी होगा परमिएबल। अब लेकिन बात करें सारी चीजों के लिए जो परमिएबल है, आयंस के लिए, वाटर के लिए, ग्लूकोज के लिए, सब लोग रीएब्जॉर्ब हो चुके हैं। कोई भी मतलब अच्छी चीज यहाँ बची नहीं है। लेकिन क्या है यूरिया, मेन तो हमें यूरिया को बाहर निकालना है बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एसिडिक प्रोडक्ट में, ये हमारा मेन काम है। लेकिन कोई भी मटेरियल हमारी बॉडी से इतना इजीली निकलना पसंद नहीं करता, मतलब किसी को नहीं पसंद कि हमारी बॉडी से वो बाहर जाए। सेम यूरिया के साथ कंडीशन है कि सारी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है यूरिया के लिए, मतलब यूरिया को अंदर एब्जॉर्ब करने की परमिशन नहीं देती है। इस कारण से यूरिया ना चाहते हुए वो निराश होकर उसको लगेगा एक टाइम के लिए कि अब तो मैं रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता, मतलब अब मुझे बॉडी से बाहर निकल नहीं है। तो ये जो यूरिया यहाँ से आता है, क्या है ये? यूरिया ये आता है ना, तो ये ना चाहते हुए अब यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इम्परमिएबल है यूरिया के लिए। तो यहाँ से आता आता एक टाइम पे क्या होता है, अब यहाँ पर जब स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन तो यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर अभी भी यूरिया बचा, कंसंट्रेटेड बचा है, ठीक है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा। यहाँ पर क्या आयंस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, आयंस बाहर निकल जाएंगे तो अब जो यूरिया बचा ये भी कंसंट्रेटेड है। लेकिन यहाँ पर जब आप पानी कम पीते हैं तो इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होता है। तो अगर यहाँ पर फिर भी मैक्सिमम पानी बचा है, बहुत सारे पानी बचा है, यहाँ पर वाटर बचा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पानी कम पीते हैं तो इस केस में यहाँ से ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। जब ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सेम फंक्शन कहाँ होगा? कलेक्टिंग डक्ट में होगा। यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये यूरिया यहाँ पर आएगा ना, यहाँ आते आते इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि मतलब जितनी उसकी हर जगह कंसंट्रेशन थी उससे कई गुना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा यूरिया यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो यूरिया है वो हताश हो जाता है, उसको अब उम्मीद है अपनी, वो छोड़ देता है कि अब मैं रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, मुझे बॉडी से बाहर निकलना ही है। लेकिन अचानक से एक नया चमत्कार होता है, एक चमत्कार दिखता है उसे, क्या कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पार्ट है, ये तो होता है परमिएबल टू यूरिया। यूरिया के लिए होता है परमिएबल। तो अभी जो यूरिया हताश हो चुका था कि अब उसे बॉडी से बाहर जाना है, तो उस यूरिया में से कुछ परसेंट यूरिया यहाँ से हो जाएगा रीएब्जॉर्ब। क्या है ये? यूरिया। कुछ परसेंट यूरिया यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट यूरिया ड्रॉप ऑफ यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा। ये जो यूरिया हुआ है ना, बाहर आया है, क्यों आया है? यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ है। तो मेन हम क्या जानते हैं, बेसिकली हमें पता है जो मेडुला है उसमें इंटरस्टिशियल की फ्लूइड की जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है, जितना नीचे जाता है बढ़ती जाती है। उसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाने में किसका हाथ होता है? एक तो सॉल्ट NaCl, लेकिन सबसे बड़ा हाथ होता है उसका यूरिया का। यूरिया का कैसे होता है? यूरिया हेल्प करता है आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन करने में। कैसे करता है? जब यूरिया यहाँ से आता है और रीएब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पर आके कलेक्ट होने लगता है। अब क्योंकि एक और नई बात है, अब जब कलेक्टिंग डक्ट है इसके लिए परमिएबल, तो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है थिन सेगमेंट का, ये भी कैसा होता है? परमिएबल।
परमिएबल टू यूरिया। सो यही यूरिया क्या करता है, मेंटेन करने के लिए आयनिक कंसंट्रेशन को यहाँ आ जाता है। अब और भी यूरिया आता है तो फिर ये ऊपर चढ़ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है कि वापस से यूरिया आएगा, फिर कुछ परसेंट यूरिया यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वही वापस से थिन सेगमेंट पे आ जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ एनले के असेंडिंग पार्ट में, फिर ये घूम फिरा कैसे जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिया रिसाइकल। और यूरिया क्या करता है, हेल्प करता है आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में। क्लियर। अब हम देख लेते हैं मिक्सचुरेशन की प्रोसेस, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे किडनी फेलियर क्या है, कि किडनी ट्रांसफर कैसे करते हैं, फेलियर कैसे होता है, क्या ये सारी चीजें। हम वापस से अपना पुराना वही डायग्राम बनाएंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा क्या है। यहाँ पे देखिए किडनी का डायग्राम थोड़ा अजीब ही बन चुका है। ये है क्या, हमारी किडनी। किडनी में हो चुका है यूरिन का फॉर्मेशन। अभी यूरिन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एक डक्ट चाहिए। यहां से यूरिन क्या होगा, बाहर आएगा। इसे क्या बोलते हैं, यूरेटर। इसके नंबर कितने होते हैं, 2, मतलब पेयर 1 होता है। अब ये यूरिन ड्रॉप करके बनता जा रहा है, हर 1 मिनट में बनता जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि आप यूरिन हर 1 मिनट में पास करते रहेंगे या 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहेंगे, कोई भरोसा नहीं, यूरिन तो हर मिनट में बनता जा रहा है। तो ये जो बूंद बूंद यूरिन बन रहा है, इसको कलेक्ट होने के लिए कोई जगह चाहिए, क्योंकि आप 24 घंटे वॉशरूम में तो बैठे नहीं रहते हैं। तो इसके कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर होता है जिसमें कलेक्ट होता है। इस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरिया आके कलेक्ट होता है। जो भी बूंद बूंद करके यूरिन बन रहा है वो यहाँ कलेक्ट होता है। और एक टाइम के बाद जब ये फेल हो जाता है तो हमें सिग्नल्स मिलते हैं कुछ कि चलो यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है, अब हमें यूरिन को पास कराना है। ठीक है। और ये पास कहाँ से होता है यूरिन, ये ट्यूब्यूल होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर है। अब एक बात हमें क्या याद रखना है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर कितना 300 to 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है। इतना यूरिन जब कलेक्ट होता है तब जाके हमें सिग्नल मिलते हैं। अब मिक्सचुरेशन क्या है ये बात समझिए आप। ये तो क्या हमारा क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम। मिक्सचुरेशन एक प्रोसेस है, एक्ट है पासिंग यूरिन इन बॉडी, मतलब बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। मतलब ये एक्ट है एक यूरिन को पास करने का। अगर हम लिखें इसे एक 1 वर्ड में तो क्या है, एक्ट ऑफ यूरिन पासिंग बॉडी। मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। अब ये कैसे होती है, ये तो हमें नॉर्मल दिख रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, जो कि क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। कौन है, नेफ्रॉन। तो यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर ड्रिप करके यूरिन बनता रहता है। अब यूरिन के फॉर्मेशन की बेसिकली 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। इससे हमारा यूरिन फॉर्म हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुका है। तो वो आपको जानना है, लेक्चर को लगाना, तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। क्लियर। अब यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो चुका है। हर 1 मिनट में बूंद बूंद करके यूरिन यहाँ से आएगा। जहां से यूरिन आएगा उस बात को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। क्लियर। यूरेटर से यूरिन आएगा। अभी यूरिन को कलेक्ट होने के लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि ऐसे बूंद बूंद यूरिन बन रहा है, हर घंटे पास तो हम करेंगे नहीं, हर 1 मिनट में हम वॉशरूम जाते जाए, वॉशरूम में ही बैठे रहें। तो मतलब एक कंटेनर चाहिए जहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो, कुछ टाइम के बाद फिर हम इसको पास करें। तो उस कंटेनर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन बनने के बाद कलेक्ट होता है।
अब जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है, ब्लैडर भर जाता है यूरिन से फुल, तो कुछ सिग्नल्स आते हैं जिसके थ्रू यहाँ से क्या यूरिन पास हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। आखिर अब ये कैसे होती है, कौन कौन से सिग्नल क्या कैसे मिलते हैं, ये देखते हैं। तो आपको कुछ बेसिक्स जानकारी लेनी पड़ेगी। पहले तो क्या, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और ये मसल्स होती है यहाँ पे जिन, और इन मसल को हम क्या बोलते हैं, कौन सी मसल से मिलकर बनता है ये ब्लैडर, तो इन मसल को हम बोलते हैं स्मूथ मसल। क्लियर, स्मूथ मसल से मिलकर। अब आपने सोचा होगा स्मूथ मसल से मिलकर क्यों बनता है, स्केलेटल से क्यों नहीं मिलता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से कंटिन्यू लेक्चर लगा रहे हैं तो आपको ये पता है जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है स्मूथ मसल से मिलकर बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्केलेटल मसल से मिलकर बने हैं, जो इसमें स्केलेटल मसल लगी हुई है, इसका मतलब वो हमारी स्केलेटल से अटैच है, और जो भी स्केलेटल से अटैच है हम उसको अपने अकॉर्डिंग हिला सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से हम उसको मूव करा सकते हैं। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इनको हम अपने हिसाब से नहीं मूवमेंट दे सकते कि आज कांटेक्ट कराते हैं ज़्यादा, चलो यूरिनरी ब्लैडर में, तो ऐसा नहीं होता है। ये अपने अकॉर्डिंग कांटेक्ट करता है, अपने अकॉर्डिंग रिलैक्स होता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ये स्मूथ मसल से बनता है, क्योंकि स्मूथ मसल अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो होती है स्मूथ मसल होती है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, अब जब यूरिन फिल हो जाता है, यहाँ पे गेट होते हैं यूरिन को रोकने के लिए। गेट हमेशा खुला है तो यूरिन बनता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, बनता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल हो, यूरिन सेफ हो जाए, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर गेट लगे होते हैं। तो इन गेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल साइड में जो होता है इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। एंड जो एक्सटर्नल है इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कि कैसे स्केलेटल मसल का होता है। अब ये भी बात सोच रहे होंगे आप कि ये स्मूथ और स्केलेटल, अब इसमें क्या है। सो देखिए ये बात आप कहते हैं जो इंटरनल स्फिंक्टर है, इसका ये जो बना होता है स्मूथ मसल से मिलकर बनता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब यूरिन यहाँ से फिल्ड हो जाती है ऑटोमेटिक खुल जाता है, रिलैक्स हो जाता है कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा। अब जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन पास होने की कोशिश करेगा, तो मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ और वो खुल जाएगा, जैसे फिल हुआ फिर खुल जाएगा, तो हमारे कंट्रोल में नहीं। इसका मतलब ये कौन सी स्मूथ मसल से मिलकर बना है। लेकिन यूरिन फिल हो गया है, अच्छे से अब बाहर निकलने के लिए तैयार है, मैच्योरेशन होने के लिए तैयार है, उसके बाद हमें जब सिग्नल मिलता है तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमें सिग्नल मिला कि हमें यूरिन पास करें तो हम वहीं बैठे कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले वॉशरूम ढूंढते हैं, है ना, मतलब हम उसे कंट्रोल करके रखते हैं। अब जो कंट्रोल करके रखते हैं जिन चीज़ों को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसे वो कौन से मसल से, स्केलेटल मसल से बने होते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल का होता है, क्योंकि इसे हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कब हमें यूरिन पास करना है। लेकिन एक टाइम के बाद ये भी खुल जाता है, मतलब ज़्यादा हम कंट्रोल इसे भी नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए हम कर सकते हैं। क्लियर। तो अब ये कैसे होते हैं, तो पहली बात तो ये जानी है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जब फिल होने लगता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और जब इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, यहाँ देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, जब भी यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो स्ट्रेच होने लगते हैं, इनका साइज बढ़ने लगता है, स्ट्रेच होते हैं। जैसे ही स्ट्रेच होते हैं तो यहाँ से ये सिग्नल्स पहुंचाते हैं कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, CNS, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन तो नहीं पर हाँ स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम ब्रेन पे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये सिग्नल पहुंचाते हैं, कहाँ से, यहाँ से लेते हैं सिग्नल, और जो सिग्नल लेके जाता है हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। क्लियर, सेंसरी नर्व सिग्नल को लेके जाएगी। क्या सिग्नल, जैसे ही स्ट्रेच होने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेच होने लगेगा, स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो यहाँ से क्या, सेंसरी नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके चला गया, CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब यहाँ से स्पाइनल कोड क्या देगा, इसके बदले में एक और सिग्नल देगा। क्या सिग्नल देगा, इसे जो सिग्नल देता है इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। जो कमांड देता है उसे मोटर, जो सेंस करता है सेंसरी। फिर मोटर नर्व क्या करेगा, इसे सिग्नल देगा और क्या करेगा, कांटेक्ट करा देगा, कांटेक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज बढ़ रहा था वॉल्यूम, तो उसको कांटेक्ट कराएगा। जैसे ही कांटेक्ट कराएगा तो पिचकेगा तो इसका यूरिन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब यूरिन इसका बाहर निकलना है तो यहाँ से एक और सिग्नल भेजेगा कि भाई चलो यूरिन पास होना है, बाहर निकालना है इसे। तो यहाँ से ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है हमारा, जो स्मूथ मसल का बना है, इसे क्या कर देगा, रिलैक्स
ठीक है। तो जैसे ही रिलैक्स होगा तो यूरिन यहाँ तक आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यूरिन पास करवाना है, तो ऐसे हम यूरिन को पास करा देंगे। सो आई होप आपको समझ में मिक्चुरेशन क्या है, क्या बात की हम फिर से देख लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मिक्चुरेशन क्या है? इट इज अ एक्ट पासिंग यूरिन, बॉडी से यूरिन को पास करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जब किडनी में यूरिन बनने लगता है या बन जाता है और ये हर एक मिनट में बनता रहता है, तो बूंद बूंद यूरिन बनता रहता है हमेशा। तो बूंद बूंद यूरिन बन रहा है तो उसको निकलने के लिए एक जगह कलेक्ट होना पड़ेगा, जहां से निकल के जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। यूरेटर से अभी बूंद बूंद जो बन रहा है उसको कलेक्ट होने के लिए जगह चाहिए, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर आके यूरिन कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, कहाँ तक? 300 to 400 ml तक यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और इसके वॉल्यूम बढ़ने से जो अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर पड़े हुए वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो ये सिग्नल लेके जाएंगे सेंसरी नर्व से सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड तक। जैसे ही सिग्नल यहाँ तक जाएगा तो ये बदले में एक मोटर नर्व से मतलब कमांड देगा, कमांड जो देता है उसे हम बोलते हैं मोटर नर्व। ये कमांड देगा और कांटेक्ट कराएगा किसको? यूरिनरी ब्लैडर को। जैसे यूरिनरी ब्लैडर कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ से सिग्नल फिर से एक और आएगा और ये इसको जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसे रिलैक्स कराएगा। जैसे ही जो इंटरनल स्फिंक्टर है रिलैक्स होगा तो यूरिन यहाँ से पास हो जाएगा, डायरेक्ट पास नहीं होगा, हमें सिग्नल मिलेगा, उसके बाद हम अपनी व्यवस्था देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यूरिन को पास करेंगे। ये पूरी प्रोसेस क्या है? मिक्चुरेशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किडनी फेलियर क्या है, किडनी फेलियर कैसे होता है, क्या क्या कारण होता है इसका, देन उसके बाद हम इसका क्या उपचार कर सकते हैं, ये सारी चीज। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।